सिंहासन कक्ष में कालांतक की गूंजती हुई आवाज कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रही। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके ये शब्द आर्यन के मन में बार बार गूंज रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह पूरी कहानी को गलत नजरिए से देखता आया था। अब तक उसे लगता था कि वह कालांतक को रोकने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन अगर कालांतक स्वयं उसका इंतजार कर रहा था तो इसका मतलब था कि इस संघर्ष का कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तभी सिंहासन कक्ष के बीचों बीच मौजूद विशाल सिंहासन चमकने लगा। उसके ऊपर बने प्राचीन नाग चिन्ह सक्रिय हो गए और पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। सर्पदेव आगे बढ़ा और उसने अपनी हथेली सिंहासन पर रख दी। अगले ही पल हजारों वर्ष पुराने दृश्य हवा में उभरने लगे। सभी ने देखा कि कालांतक कभी एक राक्षस नहीं था। वह एक अत्यंत शक्तिशाली संरक्षक था, जिसे संतुलन बनाए रखने के लिए चुना गया था। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने उसकी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे विश्वासघाती घोषित कर दिया गया। फिर उसे अंधकार में कैद कर दिया गया और इतिहास को बदल दिया गया। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि सर्पदेव की आंखों में भी दर्द दिखाई देने लगा। लेकिन तभी दृश्य का दूसरा हिस्सा सामने आया। उसमें दिखा कि कैद होने के बाद कालांतक धीरे धीरे क्रोध और घृणा से भर गया। सदियों की कैद ने उसे बदल दिया। वह वही संरक्षक नहीं रहा जो कभी दुनिया की रक्षा करता था। अब वह विनाश चाहता था। सर्पदेव ने गंभीर स्वर में कहा कि यही सबसे बड़ा दुख है। कालांतक कभी दुश्मन नहीं था, लेकिन अब वह स्वयं अपने अंधकार का कैदी बन चुका है। तभी अचानक सिंहासन के पीछे मौजूद दीवार फटने लगी। पूरा कक्ष कांप उठा। कालांतक की ऊर्जा नागलोक तक पहुंच चुकी थी। विशाल दरार के भीतर से काली धुंध निकलने लगी। उसी क्षण सिंहासन के सामने एक और प्राचीन चिन्ह चमका। उसे देखते ही सर्पदेव और मातृका दोनों के चेहरे बदल गए। वह अंतिम उत्तराधिकार संस्कार का चिन्ह था। सर्पदेव ने बताया कि नागमणि की पूर्ण शक्ति जगाने का समय आ चुका है, लेकिन इसकी एक कीमत है। जो व्यक्ति इस संस्कार को पूरा करेगा उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आर्यन ने बिना झिझक आगे कदम बढ़ाया। वह पीछे लौटने की स्थिति में नहीं था। तभी अचानक उसके सामने जमीन पर एक प्राचीन मंडल बन गया। जैसे ही वह उसके भीतर खड़ा हुआ, नागमणि की ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मंडल के भीतर आर्यन के सामने एक और आकृति प्रकट हुई। वह कोई दुश्मन नहीं था, वह कोई भ्रम भी नहीं था। वह बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं हूं आर्यन, मैं तुम्हारा अतीत हूं। यह सुनते ही पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार ऐसा संकेत मिला था कि आर्यन का संबंध सिर्फ भविष्यवाणी से नहीं, बल्कि हजारों वर्ष पुराने उस रहस्य से भी है जिसने कालांतक, सर्पदेव और नागलोक की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया था। मैं तुम्हारा अतीत हूं। उस रहस्यमयी व्यक्ति के शब्द सुनते ही सिंहासन कक्ष में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। आर्यन उसे घूरता रह गया। वह चेहरा, वह आवाज, यहां तक कि उसकी आंखों की चमक भी बिल्कुल उसकी जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने हजारों वर्षों का ज्ञान अपने भीतर समेट रखा हो। तभी मंडल के चारों ओर घूमती हुई ऊर्जा और तेज हो गई। नागमणि की रोशनी पूरे कक्ष में फैलने लगी। सर्पदेव और मातृका दोनों ध्यान से उस दृश्य को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से पता था कि यह क्षण एक दिन आएगा। रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे आर्यन के करीब आया और बोला कि हजारों वर्ष पहले जब पहली बार प्रकाश और अंधकार को अलग किया गया था, तब संतुलन को बनाए रखने के लिए एक आत्मा को चुना गया था। वही आत्मा समय समय पर अलग अलग रूपों में जन्म लेती रही। कभी वह राजा बनी, कभी योद्धा और कभी रक्षक। फिर उसने सीधे आर्यन की आंखों में देखा और कहा कि वह आत्मा कोई और नहीं, बल्कि स्वयं आर्यन की आत्मा थी। यह सुनते ही पूरा कक्ष सन्न रह गया। अद्वैत तक कुछ क्षणों के लिए बोल नहीं पाया। इसका अर्थ था कि आर्यन सिर्फ नागलोक का उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि वह उस मूल शक्ति का हिस्सा था जिसने
हजारों वर्ष पहले संतुलन की नींव रखी थी। तभी रहस्यमयी व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके स्पर्श करते ही आर्यन के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। उसने खुद को अलग अलग युगों में देखा। कहीं वह एक योद्धा था जो कालांतक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। कहीं वह एक राजा था जो नागलोक और मानवलोक के बीच शांति स्थापित कर रहा था। और कहीं वह एक साधारण इंसान था जिसने अपनी जान देकर हजारों लोगों को बचाया था। हर जन्म में उसका एक ही उद्देश्य था, संतुलन की रक्षा। लेकिन फिर अंतिम दृश्य सामने आया। उसमें कालांतक और वही प्राचीन आत्मा आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। फिर अचानक किसी तीसरी शक्ति ने हस्तक्षेप किया। प्रकाश फट गया, अंधकार बिखर गया और उसी क्षण दोनों आत्माओं को अलग अलग भाग्यों में बांट दिया गया। दृश्य समाप्त होते ही आर्यन की आंखें खुल गईं। उसके शरीर से ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। तभी उस रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा कि कालांतक को हराना संभव नहीं है, क्योंकि वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। वह उसी संतुलन का टूटा हुआ हिस्सा है जिसका दूसरा भाग स्वयं आर्यन है। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि कालांतक और आर्यन का संबंध दुश्मनों जैसा नहीं बल्कि एक ही शक्ति के दो हिस्सों जैसा था। तभी सिंहासन कक्ष जोर से कांप उठा। ऊपर मौजूद गुंबद का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। दूर आकाश में कालांतक की गर्जना पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली सुनाई दी। मातृका ने घबराकर कहा कि वह नागलोक की सीमा तक पहुंच चुका है। समय तेजी से खत्म हो रहा था। तभी रहस्यमयी व्यक्ति ने आर्यन से कहा कि अंतिम उत्तराधिकार संस्कार पूरा करने के लिए उसे एक निर्णय लेना होगा। ऐसा निर्णय जो पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। उसने कहा कि अगर आर्यन नागमणि की संपूर्ण शक्ति स्वीकार करता है तो वह कालांतक को रोकने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन उसकी कीमत होगी उसका वर्तमान जीवन, उसकी सामान्य पहचान और वह भविष्य जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें आर्यन पर टिक गईं और उसी क्षण सिंहासन कक्ष के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। बाहर काले बादलों के बीच कालांतक की विशाल आकृति दिखाई देने लगी। वह आखिरकार नागलोक पहुंच चुका था। सिंहासन कक्ष के विशाल द्वार खुलते ही पूरे नागलोक में भय की लहर दौड़ गई। बाहर आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बिजली की जगह अब लाल और काली ऊर्जा चमक रही थी। दूर क्षितिज पर कालांतक की विशाल आकृति दिखाई दे रही थी। उसका आकार किसी पर्वत से कम नहीं था। उसकी आंखें जलते हुए ग्रहों जैसी चमक रही थीं और उसके हर कदम के साथ धरती कांप रही थी। नागलोक के प्राचीन महल, ऊर्जा स्तंभ और पवित्र मंदिर उसकी शक्ति के प्रभाव से दरकने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो हजारों वर्षों से सुरक्षित यह दुनिया अपने अंत के करीब पहुंच चुकी हो। सिंहासन कक्ष के भीतर सभी की नजरें अब आर्यन पर थीं। अंतिम उत्तराधिकार संस्कार अधूरा था और समय तेजी से समाप्त हो रहा था। तभी आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में अपने जीवन की हर याद घूमने लगी। बचपन में अपनी माँ के साथ बिताए दिन, पुलिस अधिकारी के रूप में उसका जीवन, शिवांगी के साथ बने भावनात्मक रिश्ते, अपने पिता से पहली मुलाकात और वह हर संघर्ष जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया था। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोलीं और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि अगर उसकी कुर्बानी से दोनों दुनियाएं बच सकती हैं तो वह तैयार है। उसके शब्द सुनते ही पूरे कक्ष में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। रहस्यमयी प्राचीन आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। फिर वह सीधा आर्यन के भीतर समा गई। उसी क्षण नागमणि की शक्ति पूरी तरह जाग उठी। आर्यन का पूरा शरीर सुनहरी, नीली और सफेद रोशनी से घिर गया। उसके सीने पर बना शाही चिन्ह पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। पूरा सिंहासन कक्ष कांप उठा। यहां तक कि बाहर खड़ा कालांतक भी कुछ क्षणों के लिए रुक गया। उसने पहली बार ऐसा भाव दिखाया जो भय जैसा लग रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था कि संतुलन की मूल शक्ति जाग चुकी है। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। कालांतक अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे नागलोक में गूंज उठी। उसने कहा कि यही तो वह चाहता था। ये सुनते ही सभी चौंक गए। कालांतक ने बताया कि अगर नागमणि की शक्ति अधूरी रहती तो वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब वह पूरी तरह जाग चुकी है
तो उसका उद्देश्य भी पूरा होने वाला है। अगले ही पल उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। पूरी दुनिया में मौजूद अंधकार उसकी ओर आने लगा। समुद्रों के ऊपर, पहाड़ों के भीतर और नागलोक की गहराइयों में छिपी काली ऊर्जा एक विशाल भंवर बनाकर उसके शरीर में समाने लगी। उसका आकार और भी विशाल हो गया। मातृका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि कालांतक अंतिम रूप धारण कर रहा है। ये वह अवस्था थी जिसका उल्लेख सिर्फ सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता था। अगर वह इस रूप में पहुंच गया तो शायद उसे रोकना असंभव हो जाएगा। तभी सिंहासन के नीचे मौजूद प्राचीन भूमि फटने लगी। उसके भीतर से एक विशाल स्वर्ण तलवार बाहर आने लगी। तलवार पर वही चिन्ह बने थे जो नागमणि और शाही मुहर पर मौजूद थे। सर्पदेव ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उसने कहा कि यह अनंत धारा है, संतुलन की पहली तलवार जिसे हजारों वर्षों से किसी ने नहीं छुआ। भविष्यवाणी के अनुसार सिर्फ वही व्यक्ति इसे धारण कर सकता है जिसके भीतर नागमणि, रक्षक शक्ति और राजवंश का रक्त एक साथ मौजूद हो। तलवार धीरे धीरे हवा में उठी और सीधा आर्यन के सामने आकर रुक गई। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार को छूने वाली थीं, अचानक बाहर से ऐसी गर्जना सुनाई दी कि पूरा नागलोक हिल गया। अगले ही पल सिंहासन कक्ष की एक दीवार टूट गई और कालांतक का विशाल चेहरा सीधे उनके सामने दिखाई देने लगा। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे बताओ, आर्यन, जब तुम जानोगे कि इस विनाश की असली शुरुआत तुम्हारे पहले जन्म ने की थी, तब भी क्या तुम खुद को नायक मान पाओगे? ये सुनते ही पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ऐसा लगा कि कालांतक अब वह अंतिम रहस्य उजागर करने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। कालांतक के शब्द सुनते ही सिंहासन कक्ष में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय स्वयं रुक गया हो। आर्यन के हाथ अभी भी अनंत धारा तलवार से कुछ इंच दूर थे। उसकी आंखें सीधे कालांतक पर टिकी थीं, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मच चुकी थी। अब तक उसे बताया गया था कि वह संतुलन की शक्ति का उत्तराधिकारी है, दो दुनियाओं का रक्षक है और भविष्यवाणी का केंद्र है। लेकिन अगर उसके पहले जन्म का संबंध इस विनाश की शुरुआत से था, तो क्या वह सचमुच नायक था, या फिर वह उसी कहानी का हिस्सा था जिसने कालांतक को जन्म दिया? दूसरी ओर सर्पदेव का चेहरा गंभीर हो गया। मातृका ने तुरंत कहा कि कालांतक उसके मन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कालांतक हंस पड़ा। उसकी हंसी में दर्द भी था और क्रोध भी। उसने कहा कि अगर वह झूठ बोल रहा है तो सर्पदेव स्वयं सच्चाई क्यों नहीं बताते? यह सुनकर सभी की नजरें सर्पदेव पर चली गईं। कुछ क्षणों तक वह मौन खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उसी क्षण पूरे सिंहासन कक्ष में प्राचीन ऊर्जा फैलने लगी। हवा में एक विशाल दृश्य उभर आया। सभी ने देखा कि हजारों वर्ष पहले एक महान साम्राज्य था, जहां प्रकाश और अंधकार दोनों का संतुलन बना हुआ था। उस साम्राज्य का रक्षक एक युवा योद्धा था जिसकी आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी थीं। वही आत्मा जो आज आर्यन के रूप में पुनर्जन्म लेकर खड़ी थी। वह योद्धा और कालांतक कभी दुश्मन नहीं थे, वे मित्र थे। दोनों मिलकर दुनिया की रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी शक्ति मिली जो किसी भी जीव को असीम सामर्थ्य दे सकती थी। उस शक्ति को लेकर मतभेद पैदा हुए। कालांतक चाहता था कि शक्ति को हमेशा के लिए छिपा दिया जाए, जबकि वह प्राचीन योद्धा मानता था कि उसका उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। शुरुआत में यह सिर्फ विचारों का अंतर था, लेकिन धीरे धीरे वही अंतर संघर्ष में बदल गया। तभी दृश्य में तीसरी शक्ति दिखाई दी, एक रहस्यमयी समूह जिसने दोनों मित्रों के बीच अविश्वास फैलाया। झूठ, षड्यंत्र और धोखे के जरिए उन्होंने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। फिर एक दिन युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। युद्ध के अंत में कालांतक अंधकार में कैद हो गया और वह प्राचीन योद्धा अपनी गलती का बोझ लेकर मर गया। दृश्य समाप्त होते ही पूरा सिंहासन कक्ष शांत हो गया। आर्यन के भीतर अजीब सा दर्द उठने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह दृश्य सिर्फ कोई कहानी नहीं था, वह उसकी अपनी स्मृति का हिस्सा था। तभी कालांतक की आवाज फिर गूंजी। उसने कहा कि वह कभी दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहता था,
वह सिर्फ उस अन्याय का अंत चाहता था जो उसके साथ हुआ, लेकिन सदियों की कैद ने उसके भीतर के हर अच्छे भाव को खत्म कर दिया। अब उसके भीतर सिर्फ क्रोध बचा था। तभी अचानक कालांतक के पीछे आकाश फट गया। वहां से हजारों काली आकृतियां निकलने लगीं। पूरा नागलोक युद्ध भूमि में बदलने लगा। ऊर्जा स्तंभ गिरने लगे, महल टूटने लगे और दूर दूर तक विस्फोट होने लगे। मातृका चिल्लाई कि समय समाप्त हो चुका है। अगर अब भी निर्णय नहीं लिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी अनंत धारा तलवार पहले से ज्यादा चमकने लगी। वह जैसे आर्यन को पुकार रही थी। आर्यन ने अपने पिता अद्वैत, अपनी माँ आर्या, शिवांगी, मायारा, अर्जुन और सर्पदेव की तरफ देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर अब कोई भ्रम नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि अतीत की गलतियां चाहे जितनी बड़ी हों, भविष्य का निर्णय वर्तमान में लिया जाता है। अगले ही पल उसने आगे बढ़कर अनंत धारा की मूठ पकड़ ली। जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार पर बंद हुईं, पूरे नागलोक में इतनी तेज रोशनी फैली कि कुछ क्षणों के लिए अंधकार गायब हो गया। लेकिन उसी क्षण कालांतक के चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि अंतिम युद्ध आखिरकार शुरू हो चुका है। अनंत धारा तलवार को हाथ में लेते ही आर्यन के भीतर ऐसी शक्ति का प्रवाह हुआ जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों वर्षों का इतिहास, अनगिनत रक्षकों की स्मृतियां और नागलोक की समस्त ऊर्जा एक साथ उसके भीतर जाग उठी हों। उसकी आंखें अब साधारण नहीं रहीं। उनमें सुनहरी, नीली और सफेद रोशनी एक साथ चमक रही थी। पूरे नागलोक में फैली अंधकार की परतें कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गईं। यहाँ तक कि कालांतक भी पहली बार पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, मानो वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। तभी उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और पूरा आकाश काले भंवर में बदल गया। हजारों छाया योद्धा उसकी पीठ के पीछे प्रकट हो गए। दूसरी तरफ नागलोक के प्राचीन संरक्षक, शाही नाग सेना और रक्षक वंश की आत्माएं आर्यन के पीछे खड़ी होने लगीं। कुछ ही क्षणों में पूरा नागलोक अंतिम युद्ध भूमि में बदल गया। हवा में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। तभी कालांतक ने बिना चेतावनी के पहला हमला कर दिया। उसके हाथ से निकली काली ऊर्जा की लहर पूरे सिंहासन क्षेत्र की ओर बढ़ी। लेकिन आर्यन ने अनंत धारा को हवा में घुमाया। तलवार से निकली प्रकाश ऊर्जा उस अंधकार से टकराई और ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा आकाश रोशनी से भर गया। टक्कर की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि दूर स्थित पर्वत तक टूट गए। सभी समझ गए कि यह साधारण युद्ध नहीं होने वाला। यह दो सेनाओं का नहीं, दो युगों का संघर्ष था। उसी समय शिवांगी, मायरा, अर्जुन और वीरेंद्र भी युद्ध में उतर गए। नाग सेना और छाया सेना के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ ऊर्जा के विस्फोट होने लगे, लेकिन आर्यन और कालांतक की लड़ाई सबसे अलग थी। दोनों के हर वार से प्रकृति का संतुलन हिल रहा था। तभी कालांतक ने एक ऐसा हमला किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने सीधे आर्यन के मन पर प्रहार किया। अगले ही पल आर्यन के सामने उसके अतीत के दृश्य उभरने लगे। उसने खुद को फिर उस प्राचीन योद्धा के रूप में देखा। उसने देखा कि वास्तव में उस युद्ध के अंतिम क्षणों में गलती उसी से हुई थी। उसने उस तीसरी शक्ति की बातों पर विश्वास कर लिया था जिसने कालांतक और उसके बीच अविश्वास पैदा किया था। अगर उसने उस समय अपने मित्र पर भरोसा किया होता तो शायद हजारों वर्षों का यह विनाश कभी शुरू ही नहीं होता। ये सच देखकर आर्यन के भीतर अपराध बोध की लहर दौड़ गई। कालांतक ने उसी क्षण कहा कि यही कारण है कि यह युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जिसने गलती की थी वही हर जन्म में उसे सुधारने लौटता रहा। लेकिन हर बार बहुत देर हो चुकी थी। कुछ क्षणों के लिए आर्यन का ध्यान डगमगा गया। कालांतक ने मौका देखकर एक और प्रहार किया। काली ऊर्जा सीधे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। पूरी शक्ति उस व्यक्ति से टकराई। विस्फोट हुआ और पूरा क्षेत्र हिल गया। जब धूल हटने लगी तो सभी की सांसें रुक गईं, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अद्वैत था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए हमला अपने ऊपर ले लिया था। उसके शरीर से खून बहने लगा। आर्या चीख उठी। शिवांगी और अर्जुन स्तब्ध रह गए, लेकिन अद्वैत मुस्कुरा रहा था।
उसने कमजोर आवाज में कहा कि हर पीढ़ी का कर्तव्य अगली पीढ़ी को अवसर देना होता है। फिर उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा कि अतीत की गलती को ढोना नहीं, उसे सुधारना सीखो। यही सच्चे उत्तराधिकारी की पहचान है। अद्वैत के शब्दों ने आर्यन के भीतर कुछ बदल दिया। अपराध बोध की जगह दृढ़ता ने ले ली। उसने पहली बार कालांतक को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक खोए हुए मित्र की तरह देखा। लेकिन उसी क्षण आकाश में एक नई ऊर्जा उभरी। वह वही तीसरी शक्ति थी जिसने हजारों वर्ष पहले दोनों मित्रों को एक दूसरे के खिलाफ किया था। अब तक सभी सोचते थे कि वह सिर्फ एक पुरानी साजिश थी, लेकिन वह शक्ति वास्तव में अभी भी जीवित थी। और जब उसका असली चेहरा धीरे धीरे अंधकार से बाहर आने लगा, तो सर्पदेव तक स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि नागलोक के इतिहास में सबसे सम्मानित नामों में से एक था। वह व्यक्ति जिसे सदियों से सबसे महान रक्षक माना जाता था, और अब पता चल रहा था कि वही इस पूरी त्रासदी का असली सूत्रधार था। जब अंधकार की परतें हटने लगीं और उस तीसरी शक्ति का असली चेहरा सामने आया, तो पूरा नागलोक स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों तक किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह क्या देख रहा है। सर्पदेव की आंखें फैल गईं, मातृका का चेहरा पीला पड़ गया, और यहां तक कि कालांतक भी कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण नाम नहीं था। वह महर्षि वसुकेतु थे, वही महान रक्षक जिनकी मूर्तियां नागलोक के मंदिरों में स्थापित थीं, जिनके बारे में बच्चों को आदर्श के रूप में कहानियां सुनाई जाती थीं, और जिन्हें इतिहास का सबसे पवित्र संरक्षक माना जाता था। लेकिन आज वही व्यक्ति अंधकार के केंद्र में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे सदियों से छिपा हुआ सत्य आखिर सामने आ गया हो। आर्यन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बचपन से वसुकेतु का नाम सम्मान के साथ सुना था, फिर वह इस पूरी त्रासदी का सूत्रधार कैसे हो सकता था? तभी वसुकेतु ने धीरे धीरे ताली बजाई और कहा कि आखिरकार सभी मोहरे अपनी सही जगह पर पहुंच गए हैं। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। उसने बताया कि हजारों वर्ष पहले जब संतुलन की शक्ति अस्तित्व में आई थी, तभी उसे एहसास हो गया था कि जब तक प्रकाश और अंधकार दोनों मौजूद रहेंगे, तब तक कोई भी पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने कालांतक और उस प्राचीन योद्धा के बीच अविश्वास पैदा किया, झूठे प्रमाण बनाए, दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, और अंततः ऐसा युद्ध करवाया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। यह सुनकर कालांतक की आंखों में आग जल उठी। सदियों तक उसने अपने सबसे करीबी मित्र को दोषी माना था। दूसरी तरफ आर्यन के भीतर भी गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उनकी त्रासदी की जड़ कोई व्यक्तिगत गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था। लेकिन वसुकेतु यहीं नहीं रुका। उसने हंसते हुए कहा कि सबसे बड़ा रहस्य अभी भी किसी को नहीं पता। फिर उसने अपनी हथेली हवा में उठाई। पूरा आकाश कांपने लगा, ऊर्जा के विशाल चक्र बनने लगे। अगले ही पल सभी ने देखा कि कालांतक और आर्यन के बीच एक चमकती हुई ऊर्जा रेखा मौजूद है। वसुकेतु ने बताया कि कालांतक और संतुलन के रक्षक कभी दो अलग शक्तियां नहीं थे। वे एक ही आत्मा के दो हिस्से थे, जिन्हें उसने स्वयं अलग किया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वे दोनों एक साथ रहे तो कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही पूरे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। आर्यन के मन में अचानक अनगिनत यादें उभरने लगीं। उसे महसूस हुआ कि कालांतक के दर्द का एक हिस्सा उसका अपना दर्द है। उसकी पीड़ा, उसका क्रोध और उसकी सदियों की कैद, सब किसी न किसी रूप में उसे जुड़ी हुई थी। दूसरी ओर कालांतक भी पहली बार विचलित दिखाई दिया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस व्यक्ति से वह हजारों वर्षों से नफरत करता आया है, वह वास्तव में उसका खोया हुआ दूसरा आधा हिस्सा हो सकता है। तभी वसुकेतु ने अपनी असली योजना उजागर की। उसने कहा कि उसका उद्देश्य कभी नागलोक या मानव लोक पर शासन करना नहीं था। वह स्वयं संतुलन की मूल शक्ति बनना चाहता था, और इसके लिए उसे आर्यन और कालांतक दोनों की ऊर्जा एक साथ चाहिए थी। सदियों तक उसने इंतजार किया, षड्यंत्र रचे और घटनाओं को नियंत्रित किया, ताकि अंततः दोनों शक्तियां एक ही स्थान पर आ जाएं। अब वह क्षण आ चुका था।
अगले ही पल उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया। आकाश में एक विशाल काला चक्र प्रकट हुआ और उससे निकलती ऊर्जा आर्यन और कालांतक दोनों को अपनी ओर खींचने लगी। पूरा नागलोक कांप उठा। सर्पदेव और मातृका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वसुकेतु की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि अनंत धारा तलवार भी उसके प्रभाव से कांपने लगी। तभी घायल अद्वैत ने बड़ी मुश्किल से खड़े होकर आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने समझ लिया था कि अब यह युद्ध सिर्फ अच्छाई और बुराई का नहीं रह गया। अब यह उस व्यक्ति के खिलाफ था जिसने हजारों वर्षों तक पूरे इतिहास को नियंत्रित किया था। और जैसे ही वसुकेतु की शक्ति अपने चरम पर पहुंची, उसके पीछे एक और आकृति उभरने लगी। उसे देखकर मातृका की सांसें थम गईं, क्योंकि वह कोई योद्धा या दैत्य नहीं था। वह एक विशाल प्राचीन सिंहासन था, संतुलन का मूल सिंहासन, जिसे सिर्फ एक बार देखा गया था और जिसके बारे में माना जाता था कि उस पर बैठने वाला संपूर्ण सृष्टि की शक्तियों पर अधिकार पा सकता है। संतुलन के उस मूल सिंहासन को देखते ही पूरा नागलोक कांप उठा। उसकी ऊंचाई किसी पर्वत जैसी थी और उसके चारों ओर घूमती हुई ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि हवा तक स्थिर हो गई। वसुकेतु की आंखों में वर्षों की महत्वाकांक्षा चमक रही थी। आखिरकार वह क्षण उसके सामने था जिसके लिए उसने हजारों वर्षों तक षड्यंत्र रचे थे। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और संतुलन के सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय काला ऊर्जा चक्र और शक्तिशाली हो गया। आर्यन और कालांतक दोनों को अपनी ओर खींचती हुई वह शक्ति अब असहनीय होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं शरीर से अलग होने लगी हों। पूरे युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। शिवांगी, मायरा, अर्जुन, वीरेंद्र, सर्पदेव और मातृका पूरी ताकत से वसुकेतु को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी शक्ति किसी भी एक व्यक्ति से कहीं अधिक थी। वह सदियों से संतुलन की ऊर्जाओं को चुपचाप अपने भीतर जमा करता आया था। अब उसका वास्तविक रूप सामने आ चुका था। तभी कालांतक ने पहली बार आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वैसी नफरत नहीं थी जैसी सदियों से थी। उसकी जगह एक अजीब सी समझ थी। उसे भी अब सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने महसूस कर लिया था कि वह और आर्यन कभी एक ही अस्तित्व के दो हिस्से थे। हजारों वर्षों का क्रोध एक पल में समाप्त तो नहीं हो सकता था, लेकिन उसके भीतर पहली बार संदेह पैदा हुआ कि शायद वह गलत दुश्मन से लड़ता रहा। दूसरी ओर आर्यन के भीतर भी वही भाव जाग रहा था। उसे महसूस हुआ कि कालांतक का दर्द, उसकी कैद और उसका अकेलापन किसी अजनबी का नहीं, बल्कि उसके अपने खोए हुए हिस्से का दर्द था। लेकिन भावनाओं के लिए समय नहीं था। वसुकेतु तेजी से सिंहासन के करीब पहुंच रहा था। अगर वह उस पर बैठ जाता तो पूरी सृष्टि उसकी इच्छा के अनुसार बदल सकती थी। तभी अचानक घायल अद्वैत ने अपनी बची हुई सारी शक्ति इकट्ठी की। उसने नागलोक की राज शक्ति को सक्रिय किया और एक सुनहरी ऊर्जा लहर वसुकेतु की ओर भेजी। हमला इतना शक्तिशाली था कि कुछ क्षणों के लिए वसुकेतु रुक गया, लेकिन वह सिर्फ कुछ सेकंड का मौका था। अद्वैत जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। आर्या उसकी ओर दौड़ी। पूरे युद्ध क्षेत्र में निराशा फैलने लगी। ऐसा लग रहा था कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। तभी अनंतधारा तलवार आर्यन के हाथ में जोर से चमकने लगी। तलवार के भीतर से वही प्राचीन आवाज गूंजी जो उसने उत्तराधिकार संस्कार के दौरान सुनी थी। आवाज ने कहा कि संतुलन को बल से नहीं, एकता से पुनर्स्थापित किया जाता है। उसी क्षण आर्यन को एक सत्य समझ में आया। वह कालांतक को हराकर यह युद्ध नहीं जीत सकता था, क्योंकि कालांतक उसका दुश्मन नहीं, उसका खोया हुआ हिस्सा था। ये सोचते ही उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने अनंत धारा तलवार को जमीन में गाड़ दिया और सीधे कालांतक की ओर बढ़ गया। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। शिवांगी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। कालांतक भी आश्चर्य से उसे देख रहा था। कुछ ही क्षणों में दोनों आमने सामने खड़े थे। फिर आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने कहा कि यह युद्ध बहुत लंबा चल चुका है। हजारों वर्षों से दोनों वही गलती दोहराते आ रहे हैं जो वसुकेतु चाहता था। अगर वे सचमुच एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, तो उन्हें एक दूसरे को नष्ट नहीं बल्कि स्वीकार करना होगा। यह सुनकर पूरे नागलोक में सन्नाटा छा गया।
वसुकेतु का चेहरा पहली बार बदल गया। उसकी आंखों में चिंता उभर आई। उसने तुरंत अपनी शक्ति बढ़ा दी। काला चक्र और तेज घूमने लगा। उसे समझ आ गया था कि अगर आर्यन और कालांतक एक हो गए तो उसकी पूरी योजना नष्ट हो जाएगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कालांतक कुछ क्षणों तक आर्यन को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर सदियों बाद पहली बार क्रोध की जगह शांति दिखाई दी। उसने धीरे धीरे अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन के हाथ को छू लिया। उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड जैसे रोशनी से भर गया। नागलोक, मानवलोक और आकाश के बीच मौजूद हर ऊर्जा कांप उठी, क्योंकि हजारों वर्षों पहले अलग की गई दो शक्तियां पहली बार फिर से एक दूसरे को स्वीकार कर रही थीं। और उसी क्षण संतुलन के मूल सिंहासन के ऊपर एक नया प्रतीक चमक उठा। एक ऐसा प्रतीक जिसे देखकर वसुकेतु के चेहरे से सारा आत्मविश्वास गायब हो गया, क्योंकि वह प्रतीक उस शक्ति का था जो उसके नियंत्रण से हमेशा बाहर रही थी। पूर्ण संतुलन की शक्ति। पूर्ण संतुलन का वह प्रतीक जैसे ही आकाश में चमका, पूरी सृष्टि में एक ऐसी ऊर्जा फैल गई जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। नागलोक के टूटते हुए स्तंभ स्थिर हो गए। आकाश में फैले काले बादल रुक गए और कालांतक तथा आर्यन के बीच बहती ऊर्जा एक विशाल प्रकाश स्तंभ में बदल गई। वसुकेतु के चेहरे पर पहली बार भय साफ दिखाई दे रहा था। हजारों वर्षों की उसकी योजना उसकी आंखों के सामने बिखरने लगी थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि आर्यन और कालांतक एक दूसरे को स्वीकार कर लेंगे। उसका पूरा खेल इसी बात पर टिका था कि दोनों हमेशा एक दूसरे को दुश्मन समझते रहे। लेकिन अब वह भ्रम टूट चुका था। दूसरी ओर आर्यन और कालांतक के चारों ओर घूमती हुई ऊर्जा धीरे धीरे एक हो रही थी। अनगिनत स्मृतियां, भावनाएं और अनुभव एक दूसरे में समाने लगे। आर्यन ने पहली बार कालांतक की सदियों लंबी कैद का दर्द महसूस किया, जबकि कालांतक ने पहली बार उन जन्मों की यादें देखी जिनमें आर्यन की आत्मा लगातार अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती रही थी। दोनों समझ गए कि वे कभी दुश्मन थे ही नहीं। वे एक ही संतुलन के दो अधूरे हिस्से थे जिन्हें वसुकेतु ने अपने स्वार्थ के लिए अलग किया था। तभी संतुलन का मूल सिंहासन तेज रोशनी से भर उठा। उसके ऊपर बने प्राचीन चिन्ह सक्रिय हो गए और पूरा नागलोक सुनहरी तथा नीली ऊर्जा से चमकने लगा। सर्पदेव की आंखों में वर्षों बाद आशा दिखाई दी। मातृका ने धीरे से कहा कि भविष्यवाणी का वास्तविक अर्थ अब सामने आया है। भविष्यवाणी किसी योद्धा के बारे में नहीं थी जो अंधकार को नष्ट करेगा। वह उस व्यक्ति के बारे में थी जो प्रकाश और अंधकार को फिर से एक करेगा। तभी वसुकेतु ने अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति संतुलन के सिंहासन की ओर भेज दी। पूरा आकाश कांप उठा। काला चक्र पहले से 1000 गुना बड़ा हो गया। उसका उद्देश्य साफ था। अगर वह जीत नहीं सकता तो वह पूरी सृष्टि को अपने साथ नष्ट कर देगा। अगले ही पल उसके पीछे मौजूद अंधकार ने एक विशाल रूप धारण कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड फटने वाला हो। शिवांगी, मायारा, अर्जुन, वीरेंद्र, आर्य और अद्वैत सभी समझ गए कि यह अंतिम क्षण है। उसी समय आर्यन और कालांतक के शरीर पूरी तरह प्रकाश में बदलने लगे। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में समाने लगी। धीरे धीरे उनके बीच का अंतर मिटने लगा। पूरा नागलोक कांप उठा। फिर एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी चमक ने आकाश और धरती के बीच की हर सीमा मिटा दी। कुछ क्षणों तक कोई कुछ देख नहीं पाया। जब प्रकाश कम होने लगा तो सभी ने देखा कि वहां अब दो अस्तित्व नहीं थे। वहां सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में प्रकाश और अंधकार दोनों की चमक थी। उसके चारों ओर संतुलन की ऊर्जा घूम रही थी। वह न केवल आर्यन था और न केवल कालांतक। वह दोनों का पूर्ण रूप था। वह संतुलन था जिसकी खोज हजारों वर्षों से की जा रही थी। वसुकेतु ने उसे देखकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस संयुक्त शक्ति ने अपनी हथेली उठाई। कोई हमला नहीं हुआ, कोई तलवार नहीं चली। सिर्फ एक शांत ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई। जैसे ही वह ऊर्जा वसुकेतु तक पहुंची, उसके चारों ओर बना अंधकार टूटने लगा। उसके झूठ, उसके षड्यंत्र और उसकी चुराई हुई शक्तियां एक एक करके उसे अलग होने लगीं। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि शक्ति की चाह में उसने हजारों वर्षों तक कितनी जिंदगियां बर्बाद की। लेकिन अब वापसी संभव नहीं थी।
अगले ही पल उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा और धीरे धीरे वह अस्तित्व से मिट गया। उसके साथ ही काला चक्र भी टूट गया। आकाश साफ होने लगा। नागलोक में फैली दरारें भरने लगीं। ऊर्जा स्तंभ फिर से जगमगाने लगे। दूर काली शिला घाटी में टूट चुकी मोहरें स्वयं पुनर्निर्मित होने लगीं। सदियों बाद पहली बार दोनों दुनियाओं में शांति लौट रही थी। लेकिन तभी उस संयुक्त अस्तित्व ने धीरे धीरे शिवांगी की ओर देखा। उसकी आंखों में मुस्कान थी, लेकिन उसमें विदाई का भाव भी था। शिवांगी का दिल डूब गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि संतुलन को पूरी तरह बहाल करने के लिए शायद एक अंतिम कीमत अभी भी बाकी है। और उसी क्षण संतुलन के सिंहासन के ऊपर प्राचीन अक्षर चमकने लगे। ऐसे अक्षर जिन्हें देखकर मातृका के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उनमें लिखा था कि पूर्ण संतुलन की स्थापना के लिए अंतिम संरक्षक को अपना अस्तित्व त्यागना होगा। पूर्ण संतुलन की स्थापना के लिए अंतिम संरक्षक को अपना अस्तित्व त्यागना होगा। जैसे ही ये शब्द संतुलन के सिंहासन के ऊपर चमके, पूरे नागलोक में सन्नाटा छा गया। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझते देर नहीं लगी कि इस भविष्यवाणी का अर्थ क्या है। वह संयुक्त अस्तित्व, जिसमें आर्यन और कालांतक दोनों की आत्माएं एक हो चुकी थीं, अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था। वह स्वयं संतुलन की जीवित शक्ति बन चुका था। मातृका ने कांपती आवाज में कहा कि जब भी ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह टूटता है, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए संतुलन के वाहक को अपना व्यक्तिगत अस्तित्व छोड़ना पड़ता है। यही कारण था कि प्राचीन ग्रंथों में किसी भी पूर्ण संरक्षक का आगे कोई इतिहास नहीं मिलता। वे दुनिया को बचाते थे, लेकिन फिर स्वयं इतिहास का हिस्सा बन जाते थे। यह सुनकर आर्या की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अद्वैत ने मुट्ठियां भींच लीं। वर्षों बाद मिला उनका बेटा फिर उनसे दूर होने वाला था। दूसरी तरफ शिवांगी उस संयुक्त अस्तित्व को देख रही थी, लेकिन उसके लिए वह अब भी आर्यन ही था। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी और बोली कि कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। सदियों पुरानी भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है। लेकिन उस संयुक्त शक्ति ने सिर्फ मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो हमेशा आर्यन की आंखों में दिखाई देता था। उसने धीरे से कहा कि कुछ जिम्मेदारियां भाग्य नहीं, चुनाव होती हैं, और उसने अपना चुनाव कर लिया है। तभी संतुलन का सिंहासन सक्रिय हो गया। उसके चारों ओर घूमती हुई ऊर्जा पूरे नागलोक और मानव लोक में फैलने लगी। टूटे हुए मंदिर जुड़ने लगे, घायल लोग ठीक होने लगे, अंधकार की बची हुई शक्तियां समाप्त होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रही हो। लेकिन इसके साथ ही संयुक्त अस्तित्व का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। शिवांगी यह देखकर टूट गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसने उसे खोने के लिए नहीं पाया था। पूरे युद्ध के दौरान पहली बार उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ क्षणों तक दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली रहीं। फिर उस संयुक्त शक्ति ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और शिवांगी के गले में मौजूद प्राचीन नाग ताबीज को छू लिया। अगले ही पल ताबीज चमक उठा। संतुलन की ऊर्जा का एक हिस्सा उसमें समा गया। मातृका की आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ है। संयुक्त शक्ति ने अपना पूरा अस्तित्व त्यागने के बजाय संतुलन का एक अंश जीवित दुनिया में छोड़ दिया था। इसका अर्थ था कि भविष्य में भी दोनों लोगों के बीच संतुलन बना रहेगा। तभी पूरे आकाश में सुनहरी वर्षा होने लगी। नागलोक के लोग घुटनों पर बैठ गए। सर्पदेव ने पहली बार मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। कालांतक का क्रोध समाप्त हो चुका था। आर्यन की आत्मा ने अपनी हजारों वर्षों पुरानी गलती सुधार दी थी। वह सुकेतु का अंधकार मिट चुका था और दोनों दुनियाएं फिर से सुरक्षित थीं। लेकिन जैसे जैसे संतुलन की प्रक्रिया पूरी होने लगी, संयुक्त शक्ति का शरीर और अधिक पारदर्शी होने लगा। आर्या रो रही थी। अद्वैत की आंखें भी नम थीं। अर्जुन, मायरा और वीरेंद्र मौन खड़े थे। तभी अंतिम क्षण में उस संयुक्त अस्तित्व ने सभी की ओर देखा। फिर उसकी नजर शिवांगी पर आकर रुक गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत होता है। अगले ही पल उसका शरीर लाखों चमकते कणों में बदल गया और पूरा आकाश रोशनी से भर गया। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला।
फिर अचानक शिवांगी के गले में मौजूद ताबीज पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। ताबीज के भीतर से एक परिचित धड़कन जैसी ऊर्जा महसूस हुई। मातृका का चेहरा बदल गया। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, ये कैसे संभव है? क्योंकि संतुलन की ऊर्जा के साथ कुछ और भी उस ताबीज के भीतर सुरक्षित रह गया था। कुछ ऐसा जो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। मातृका की फुसफुसाहट सुनते ही सभी की नजरें शिवांगी के गले में चमक रहे ताबीज पर टिक गईं। कुछ क्षण पहले तक पूरा नागलोक उस महान बलिदान का साक्षी बना था, जिसने दोनों दुनियाओं को विनाश से बचा लिया था। लेकिन अब उस ताबीज के भीतर से निकलती हुई धड़कन जैसी ऊर्जा एक नया रहस्य जन्म दे रही थी। शिवांगी ने कांपते हाथों से ताबीज को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, उसके भीतर एक गर्माहट दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परिचित उपस्थिति उसके एक बेहद करीब हो। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। वह उस एहसास को पहचानती थी। मातृका धीरे धीरे उसके पास आईं और उन्होंने अपनी प्राचीन शक्ति से ताबीज की जांच की। कुछ सेकंड बाद उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने बताया कि संतुलन की ऊर्जा के साथ एक आत्मिक चिन्ह भी ताबीज में सुरक्षित रह गया है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, ये किसी जीवित चेतना का अंश था। ये सुनते ही आर्य और अद्वैत की सांसें थम गईं। उनके मन में एक ही नाम उभरा, लेकिन कोई उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उधर नागलोक धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। टूटे हुए महल फिर से बन रहे थे। आकाश साफ हो चुका था और सदियों बाद पहली बार वहां शांति थी। सर्पदेव ने घोषणा की कि कालांतक का युग समाप्त हो चुका है और दोनों लोकों के बीच नया संतुलन स्थापित हो गया है। नागलोक के हजारों निवासी खुशी मना रहे थे, लेकिन शिवांगी के लिए यह खुशी अधूरी थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या आर्यन सचमुच चला गया? तभी अचानक उसके ताबीज से हल्की नीली रोशनी निकली। रोशनी हवा में घूमने लगी और कुछ क्षणों के लिए एक परिचित आकृति बनने लगी। सभी की आंखें फैल गईं। वह आकृति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसकी उपस्थिति किसी और की नहीं हो सकती थी। वह आर्यन था। कुछ सेकंड बाद आकृति गायब हो गई, लेकिन पूरे कक्ष में आशा की लहर दौड़ चुकी थी। मातृका ने गंभीर स्वर में बताया कि पूर्ण संतुलन बनने के बाद किसी आत्मा का बच पाना लगभग असंभव होता है। लेकिन आर्यन और कालांतक का मामला अलग था। वे एक ही मूल शक्ति के दो हिस्से थे। संभव है कि संतुलन की प्रक्रिया के दौरान आर्यन की चेतना का एक अंश पूरी तरह समाप्त होने के बजाय ताबीज में सुरक्षित रह गया हो। यह सुनकर शिवांगी की आंखों में उम्मीद लौट आई। लेकिन मातृका ने चेतावनी दी कि यह सिर्फ एक संभावना है, कोई निश्चित सत्य नहीं। तभी अचानक संतुलन के सिंहासन के ऊपर मौजूद अंतिम प्राचीन प्रतीक चमक उठा। वहां नए शब्द उभरने लगे। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे शब्द स्पष्ट हुए। जब संतुलन पूर्ण होगा और दोनों लोग एक होंगे, तब संरक्षक फिर लौटेगा। ये पढ़ते ही सभी स्तब्ध रह गए। सर्पदेव ने बताया कि यह भविष्यवाणी का अंतिम भाग था, जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ था। इसका अर्थ था कि आर्यन का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उसका भाग्य अब संतुलन से जुड़ चुका था। वह तब लौट सकता है जब दोनों लोगों को उसकी फिर जरूरत होगी। ये सुनकर शिवांगी ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ उम्मीद भी थी। दूर क्षितिज पर नया सूरज उगने लगा था। नागलोक और मानवलोक दोनों एक नए युग में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन उसी समय मानवलोक में मुंबई शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने मंदिर के भीतर एक बंद पड़ा हुआ प्राचीन दीपक अपने आप जल उठा। मंदिर वर्षों से वीरान था। वहां कोई नहीं था। फिर भी दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। उसके सामने रखे पत्थर पर एक नया चिन्ह उभर आया। वही चिन्ह जो कभी आर्यन के सीने पर चमकता था। और जैसे ही मंदिर में हवा का झोंका आया, वहां एक धीमी सी आवाज गूंजी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिंहासन कक्ष में कालांतर